नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बयान डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं डायलॉग मंच का मोटिव है यूथ को सही डायरेक्शन और साथ में मोटिवेशन देना। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हैं मुक्ता राव जी। और मुक्ता राव जी आज एक चिर परिचित चेहरा केवल राजस्थान में नहीं, जो भी सिविल सेवा में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक जाना माना चेहरा बन चुकी है। मुक्ता राव जी ने अभी हाल ही में जो आरपीएससी आरएस का रिजल्ट आया है उसमें फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। तो मुक्ता राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत अभिभूत हूँ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके और बहुत गौरवान्वित भी महसूस कर रही हूँ। थैंक यू। मैम, पहला प्रश्न, एक्चुअली डायलॉग मंच ने बड़ा प्रश्न आपके लिए निकाले क्योंकि काफी ज्यादा जिज्ञासा थी सबकी कि भाई सब मैम को लाएं और मैम से बात करें। तो पहला प्रश्न यही कि जैसे आप काम पूरा देख रहे थे, पहले कॉर्पोरेट में आपने काम किया, फिर आप सिविल सर्विस में आई, और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि फैमिली को साथ लेके चलना, फैमिली के साथ कॉर्पोरेट को साथ को छोड़ के फिर तैयारी में आना, प्रिपरेशन में आना। तो ये जो पूरा जर्नी रही और सिविल सर्विस में आने का क्यों सोचा, थोड़ा सा मैम इस बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे ताकि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफी है। जरूर सर। कहीं ना कहीं हम बचपन में सबको देख के बड़े होते हैं, समाज में सभी प्रकार के अंग होते हैं। लगता जी। था कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे सोसाइटी में लोग जाने, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म हो सकता है बिल्कुल नहीं मालूम था। 10th क्लास में अचानक मामा जी के बेटे की कैलिफोर्निया टीसीएस में जॉब लगी तो लगा भैया से पूछती हूँ, भैया आपने क्या किया? भैया ने कहा एमसीए किया था। तो ब्लाइंडली फॉलो करते हुए चल दिए। मैंने भी एमसीए किया, कॉर्पोरेट में जॉब करने लग गई। अच्छा पैसा मिल रहा था, अच्छी लाइफ चल रही थी। 2010 में बेटा हुआ। उसके बाद में मातृत्व जो है वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग, इसलिए कि वो टाइम चाहता है आपसे। जी। तो मैंने 3-4 साल का ब्रेक दिया फ्रॉम रेगुलर कॉर्पोरेट लाइफ। और फिर जब बच्चा स्कूल जाने लग गया तो अब लगा कि अब बहुत टाइम है, अब क्या करें। तो कुछ नया ट्राई करने की इच्छा हमेशा से रहती थी। लेकिन जैसे अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि आपकी ना कुछ नीड्स होती हैं, 5 लैडर्स ऑफ नीड्स या 5 स्टेजेस। उसमें टॉप रहता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। थैंक गॉड मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी सारी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं वो ठीक ठाक फुलफिल हो रही हैं। हस्बैंड बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं। तो मेरे पास एक लिबर्टी थी कि मैं करियर की दूसरा पड़ाव शुरू करूँ तो कैसे करूँ। तो जी। मुझे लगा कि एक आईएएस के लिए आई वाज ऑलरेडी ओवर एज्ड। आई वाज 35 व्हेन आई थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो मुझे जी। लगा आरएएस के लिए ही करते हैं, ये अपनी भूमि है, मेरा ही राज्य है, चलिए जुड़ते हैं। और जी। लोगों से जुड़ाव, लोगों के लिए काम करने का जो प्लेटफॉर्म ये देता है, जितनी वैरायटी इसमें है मुझे और कहीं नहीं है। और जी। एकदम बहुत ही डाउन लेवल पे बात करूं तो सर, जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं या इनफैक्ट किसी और प्राइवेट जॉब में काम करते हैं, लोग आपके पास समस्याएं लेकर के आते हैं, आप उनको सुलझा नहीं पाते हैं। जी। आप अपनी पॉकेट से कितने दिन तक हेल्प कर सकते हैं किसी की। सही। लेकिन यदि सरकार की कोई योजना है और उससे आप उसको एसोसिएट कर पाते हैं, तो मुझे लगता है आपने कोई नया काम नहीं किया, आप सिर्फ एक निमित्त बनते हैं। तो निमित्त बनने की जो खुशी है वो बहुत बड़ी है। मेरे तो सोसाइटी का गार्ड भी मुझे नहीं पहचानता था कि मैडम कुछ काम भी करती है कि नहीं करती है, जब मैं कॉर्पोरेट में थी। पर अभी इतना वाइड पब्लिसिटी मिली है, इतना सारा प्यार और आशीर्वाद मिला है कि मुझे लगता है 5 साल की मेहनत जो सफल हो गई सर। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि ठीक है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि एक आत्मसंतुष्टि कि हाँ, मैं कुछ आए और जीवन में आने के बाद मैं कुछ लोगों के लिए कुछ कर पाए। तो वो सिविल सर्विस का प्लेटफॉर्म आपको मिला जिससे आप उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। बड़ी बात कि भाई अपना पर्सनल जीवन से हम कितना करेंगे, एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए जिसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात मैम आपने बोली। मैम, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, कि फैमिली को भी समय देना है, फिर कारपोरेट से अलग होने के बाद में स्टडी को दोबारा से स्टार्ट करना बड़ा टफ माना जाता है, क्योंकि काफी एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में वो कहते हैं कि हम दोबारा सेक्टर में आए, सिविल सर्विस आए या प्रिपरेशन करें, पढ़ाई करें, बड़ा टफ हो जाएगा, बड़ा इजी नहीं रहेगा। तो आपने कैसे मैनेज किया टाइम मैनेजमेंट को, थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि टाइम काफी। सर मैं मानती हूँ एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जी। एब्सोल्युटली एवरीथिंग। जब आपने ऐसा सोच लिया कि मुझे करना है, तो फिर कोई बाधा आती नहीं है। दूसरा, जी। आरएस के लिए लोग ऐसे सोचते हैं कि ना 3 साल में एक बार एग्जाम होता है, वो जी। बहुत मुश्किल है, यूपीएससी की तरह हर साल नहीं हो रहा। मैंने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया, ये सोच करके कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं। 3 साल में उतना पढ़ लेंगे जितना यूपीएससी वाले जितने भी एस्पायरेंट्स वो 1 साल में पढ़ते हैं। तो मेरे पास 4-5 घंटे का टाइम हर रोज होता था, जब बच्चा स्कूल चला जाए, हस्बैंड ऑफिस चले जाए और मैं अपने घर के सारे कामों से फ्री हो जाऊं। जी। एक चीज के लिए मैं सभी को कहना चाहती हूँ, समय सभी को 24 घंटे मिलते हैं। बिल्कुल। मेरी सिचुएशन तो औरों से बहुत ज्यादा अच्छी थी सर। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी निकल के आए हैं इस एग्जामिनेशन के बाद में, जो जैसे एक आशा मैम है,
So she used to serve with Nagar as seriously स्वीपर का काम करती थी वो, और उनका भी आरएस में सिलेक्शन हुआ है। ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ढाणियों से हैं, ऐसे छोटे छोटे रिमोट प्लेसेस में। तो it is only the attitude that is either a barrier or something that is pushing you forward. तो सिर्फ 24 घंटे में से अपने आप का टाइम मैनेज करने के लिए सोचिए आप कहाँ से समय चुराएंगे। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बहुत खूबसूरत बात है, इसका मतलब आप अर्न कर रहे हैं। अगर आप अर्न कर रहे हैं तो अपनी लाइफ को स्मूथ करने के लिए कुछ ऑप्शंस अपना लीजिए। मैं अक्सर कहती हूँ जितना कामों को मैकेनाइज कर पाए कर लीजिए। हैव अ डोमेस्टिक हेल्पर, उनको अच्छा पे कीजिए, वो खुशी खुशी आपका काम करेंगे और आपको बहुत सारा समय मिल जाएगा। तो इट इज ओनली द मैटर ऑफ एटीट्यूड। आप किसी भी समय कुछ भी पढ़ सकते हैं। अच्छा लगता है सर, मुझे तो पढ़ के ऐसा लगा कि मैं हाई ह्यूमैनिटी से सब स्टूडेंट पहले क्यों नहीं बनी, साइंस क्यों ले लिया, ह्यूमैनिटीज इतना सुंदर है। जी जी, बड़ा अच्छा आपने बोला कि देखिए पढ़ाई तो सिलेक्शन तो होगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप डेली कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं। और ये कहा जाता है नॉलेज इज अ पावर, यानी कि आपका ज्ञान आपकी शक्ति बनता है, वो एक अलग इंटरेस्टिंग मजा आता है। और आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि स्वीपर बनी। अभी मैं परसों एक इंटरव्यू ले रहा था, 56 रैंक उनकी आई है, कॉन्स्टेबल से वो एसडीएम उनको मिला है, 56 राजेंद्र जी। तो बड़ी तो यही बात है कि टाइम निकालने से मिलता है, मन से अगर तैयार होंगे, एटीट्यूड आपका होगा तो आप कर जाएंगे। मैम दूसरा प्रश्न कि जैसे आपने बताया कि 4-5 साल आपकी मेहनत कामयाब रही और सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन 5 साल में कभी तो ऐसा लगा होगा कुछ नेगेटिविटी आई होगी, कई बार कुछ प्रश्न का उत्तर अगर नहीं दे पा रहे हैं, कभी ऐसा हो कि अक्सर स्टूडेंट के सामने इस तैयारी के दौरान, क्योंकि लंबी तैयारी है और आरएस का तो थोड़ा सा पैटर्न भी इस प्रकार का है, प्री कब हो रहा है, मेंस कब हो रहा है, तो एक लंबा चल जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के विचार आते रहते हैं। तो नेगेटिविटी से कैसे आपने अपने आप को निकाला कि भाई कभी आए या नहीं आए, पहले तो ये बताइए। सर बहुत आए, हर 15-20 दिन बाद में लगता था कि अच्छा भला करियर चल रहा था, ठीक ठाक पैसे कमा रही थी, कहाँ जा रही हो मुक्ता। लेकिन कहीं ना कहीं मन में से फिर वो एक जो दबा हुआ आत्मविश्वास है वो कहता है नहीं, सिर्फ इतनी सी बात से घबरा गई हो, तुम क्षत्राणी हो, आगे बढ़ो। और मेरे लिए सबसे खूबसूरत बात है, तो लोग कहते हैं कि मातृत्व के बाद में आप ये काम नहीं कर सकते। मुझे लगा कि मैं अपने बेटे को ये प्रूव करना चाहती हूँ कि बेटे कोई भी काम सीखने के लिए कोई एज बैरियर नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हैं। हम बच्चों को सर कितना भी समझा दें उन पे असर नहीं होता, अगर हम करके दिखाते हैं तो वो उसका असर लॉन्ग लास्टिंग। और मुझे लगता है कि ये भी एक अपने आप में मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि मैं मेरे बेटे को करके दिखाऊं। तो नेगेटिविटी वाली फीलिंग आती थी तो उस टाइम लगता था कि एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं, चक दे इंडिया सुन लिया, कोई और गाना सुन लिया, या एक वॉक करके आ गए और फिर वापस आकर के शुरू हो गए। मैं जीतन जो मांझी सर नहीं थे, दशरथ जी मांझी जिन्होंने वो पत्थर काटा था, उनसे बहुत प्रेरित थी। ये सोचा कि छोटा छोटा एफर्ट हर रोज करेंगे तो पक्की बात है कितना भी बड़ा पहाड़ हो उसको तोड़ सकते हैं। तो सर नेगेटिविटी आती है, लेकिन आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि इसका रिजल्ट कितना खूबसूरत होगा और उस दिन आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, आप कितने सारे लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। ऐसा विजुअलाइज करती थी और वापस शुरू हो जाती थी। बिल्कुल, चुनौतियां कितनी भी हो, लेकिन आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए समाज के लिए, ताकि और लोगों के लिए प्रेरणा बने। और आपने वही किया कि परिवार के साथ सबको सेट करते हुए, और एक वाकई में काफी लोगों के लिए प्रेरणा कि भाई कॉर्पोरेट से आके गवर्नमेंट जॉब के लिए आना, वो भी सिविल सर्विस में आना, परिवार को देखते हुए चलना, तो ये वाकई में समाज के लिए एक एग्जाम्पल है कि मुक्ता राव अगर कर सकती है तो फिर कोई भी कर सकता है, इसमें बाधा नहीं बनेगा परिवार के साथ लेके चलना। बड़ा सुंदर। आपने एक बड़ी बात और बोली, अभी इंटरव्यू अभी बात चल रही थी, स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए आपने सॉन्ग भी सुने हैं, आपने ये नहीं कि नहीं मैं कुछ और योगा, आपने वॉक भी किया है, कुछ और भी स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए कुछ करते थे, वॉक कर लिया, सॉन्ग सुन लिया जी? तो बहुत कुछ। मेरे बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट है, मम्मा मेरे साथ खेलो, तो खेलो, तो उसके साथ में जो कुछ भी वो खेलना चाहे, खुद की इजाद किए हुए गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी वो गेम खेलना चाहे मैं उसके साथ खेलती थी। ये बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। सेकंड चीज ये कि अपने आप को लिमिटेड ऐसे मत रखिए कि आपने अपने आप को सब तरफ से काट लिया है। कभी कभी जब भी आपको जैसे फ्री हो गया तो उसके बाद में घूमने के लिए जाइए। जब भी आपको लगे कि ना आप बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं, नेगेटिविटी दुनिया जहान की इकट्ठी हो गई, तो 3-4 दिन के लिए बाहर निकल जाइए, लेकिन वो 3-4 दिन लिमिटेड हो। चौथे दिन जब आप वापस आए तो आपका शेड्यूल आपको दुगनी स्पीड से चालू करना है। ये सोचकर कि मैं 4 दिन खराब करके आया हूँ, ये सोचकर कि 4 दिन एनर्जी लेकर आपको दुगनी स्पीड से चालू करना है। ये सोचकर कि मैं 4 दिन खराब करके आया हूँ, ये सोचकर कि 4 दिन एनर्जी लेकर के आया हूँ। और जैसे पहले मेरी गाड़ी 4th गियर में चल रही थी, मुझे वापस 4th गियर से ही स्टार्ट करनी है, 0 से एक्सीलरेट नहीं करना है। इट मींस एटीट्यूड पॉजिटिव रख करके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपने लिए गैप दीजिए। सर ऐसा होता है आरएएस का एग्जाम में कि जैसे एक शेड्यूल आ गया मेंस के लिए,
दिसंबर में आया, फिर वापस मार्च में आया, एंड देन जाकर के जून में एग्जाम हो रहे हैं। जी जब भी एग्जाम डिले हुआ, पोस्टपोन हुआ, तो मैंने सिर्फ अपने आप को ये समझाया कि मुक्ता देखो एग्जाम आगे सरका है, इसका मतलब 3 महीने एक्स्ट्रा हैं, डियर लग जाओ, एक टेस्ट सीरीज और लिख डालो। तो मैंने 20-20, 25-25 मॉक टेस्ट और लिखे उस ड्यूरेशन में जब भी एग्जाम आगे सरका। तो मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि सी द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। जो भी होता है वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है, यदि आपने उसको अच्छे की तरह से सोचा है तो। और सर स्ट्रेस बस्टिंग का हर एक आदमी का एक अलग एग्जाम्पल है। जैसे मुझे कई बार स्ट्रेस होता लगता है, चॉकलेट खा लेते हैं, मैं तो खाना खा करके स्ट्रेस रिलीज करती हूँ, आई एम बिग फूडी। तो जो भी आपके लिए मैटर सुटेबल है, जो भी जिससे भी आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए, लेकिन उसको प्रोलॉन्ग्ड मत कीजिए। बिल्कुल, बड़ा अच्छा बोला। कई बार ऐसी स्टूडेंट में ये रहता है कि अपने को आइसोलेट कर लेते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, उस तरह का ना करें, बल्कि थोड़ा एक्टिविटी करें, सोशल एक्टिविटी करें, घूमने फिरने जाएं, और जो आपको अच्छा लगे उसको करें, जिससे आपको स्ट्रेस रिलीफ होगा, आप अच्छे से दुगनी एनर्जी के साथ, जो हमने बोला 4th गियर में गाड़ी को उठाना है, तो उस एनर्जी से आप लगेंगे तो आपको जल्दी अचीवमेंट मिलेगा, आप अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा मैं एग्जाम की ओर, परीक्षा की ओर चलते हैं, थोड़ा सा हम बैक से चलते हैं, साक्षात्कार से चलते हैं, क्योंकि मैं देखा था आपके साक्षात्कार में भी आपको अच्छे अंक मिले हैं। तो जी सर। साक्षात्कार में कई बार अभ्यर्थियों का एक प्रश्न ये रहता है कि अगर पूछा जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट से सिविल सर्विस में है, तो बोर्ड पूछ लेता है कि आप सिविल सर्विस क्यों चुना, आप तो भले अच्छे खासा कॉर्पोरेट कर रहे थे, अच्छा खासा सेटल थे, फिर इधर क्यों आपने स्विच किया, क्या कारण था? तो इस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका उत्तर क्या देना चाहिए एस्पिरेंट्स को? सर बिल्कुल ऑनेस्टली देना चाहिए। अगर हम बनावटी सवाल उत्तर बताते हैं ना, तो फिर वो चेहरे से दिख जाते हैं, और जो इंटरव्यू लेने वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी जो पैनल बैठा होता है वहां पे, सर वो हर रोज हमारे जैसे 200-200 कैंडिडेट के इंटरव्यू लेकर के वो ह्यूमन साइकोलॉजी में इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि आंख किधर बोल रही है, चेहरा किधर जा रहा है, वो सब पहचानते हैं। तो मुझे लगता है कि बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, आप इधर क्यों आना चाह रहे हैं, और जो फैक्ट है वो बता दीजिए। हाँ, लेकिन वो फैक्ट इतना ब्लंट भी नहीं हो आप कहने की नहीं सर यहाँ पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। मेरे ख्याल से पैसा शुड नॉट बी द प्रायोरिटी, और अगर एक प्रायोरिटी है तो आप शायद इस सर्विसेज में ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाएंगे। तो ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए। जैसे मेरे पास जो केस था वो ये था कि मैं माँ बनने के बाद में मैंने रेगुलर कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दी थी, मैं फ्रीलांसिंग का काम कर रही थी, और बच्चा स्कूल जाने के बाद मेरे पास में एक अच्छा ऑप्शन था, टाइम मिल रहा था, तो मुझे लगा कि करियर की सेकंड पारी शुरू की जाए। तो मैंने यही जवाब दिया वहां पे कि मेरे को करियर का दूसरा स्टेज स्टार्ट करने के लिए या तो मैं रिलोकेट होती, या फिर मैं राज्य में रहते हुए कुछ अच्छा काम कर सकती। राज्य की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित सेवा ये है, ज्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और मेरे पारिवारिक दायित्वों को मैं ठीक तरीके से निभा चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इधर अच्छे से अपना योगदान दे सकती हूँ, इसलिए मैं आई। तो इट वॉज एन ऑनेस्ट ओपिनियन, एंड एवरीबडी शुड गिव एन ऑनेस्ट आंसर टू एवरी क्वेश्चन। बहुत अच्छा है कि सिंपल से जितना ईमानदार रहेंगे और जितना बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी बात को रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको बोर्ड क्या होगा, प्रभावित होगा, और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ये इंटरव्यू के लिए बात हुई। और हम मेंस के लिए अगर हम बात करते हैं, मुख्य परीक्षा के बारे में हम बात करते हैं। मुख्य परीक्षा में जैसे हम देखते हैं कि आरएस का पैटर्न, जैसे यूपीएससी की बात करें या अदर एग्जाम्स की बात करें, सबसे अलग है। 4 ही पेपर हमारे होते हैं। तो एक तो यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी सोचते हैं कि चलो हम आरएस में, क्यों कई ऐसे हैं जो होम स्टेट मिल जाए, यूपीएससी प्रिपरेशन अच्छी खासी की है, फिर बात करते हैं कि होम स्टेट ज्यादा अच्छा है कि चलो यूपीएससी में अच्छी रैंक नहीं आई तो हम आरएस में तैयारी करते हैं। उन स्टूडेंट के लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो यूपीएससी स्विच करके इधर आरएस में आना चाहते हैं, क्योंकि पूरा पैटर्न ही अलग है। कुछ पैटर्न के बारे में कि 4 पेपर को कैसे डील करें, कैसे इसके स्ट्रेटजी अपनाएं, थोड़ा इस बारे में हम कुछ बताएंगे? सर मैं बहुत ज्यादा यूपीएससी के बारे में तो जानती नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं आरएएस के एग्जाम को समझती हूँ मैं उस हिसाब से बता सकती हूँ। यूपीएससी में लंबे लंबे आंसर्स लिखने के लिए मौका मिलता है, 150 शब्दों के, 250 शब्दों के। यहाँ जो मैक्सिमम स्कोप ऑफ राइटिंग आंसर फॉर वर्ड लेंथ है वो 100 है, और उसके लिए 10 नंबर के सवाल आते हैं, जो कि हर एक पेपर में करीब 7 होते हैं। वो डिपेंड करता है, कई बार ज्योग्राफी साइंस में से 4 सवाल 10 नंबर के होंगे यानी 40 मार्क के, और 3 उसके काउंटर पार्ट के होंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन पेपर टू पेपर। पेपर 2 में 10 नंबर के 10 सवाल होते हैं, पेपर 1 में 7 सवाल होते हैं 10 नंबर के, और पेपर 3 में यानी आपके पास स्कोप ऑफ राइटिंग वर्ड्स बहुत कम है। तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इधर आते वक्त ये लगती है कि हम कैसे कंसाइज कर पाए हमारी नॉलेज को। हालांकि उनमें एक बहुत खूबसूरत बात होती है कि वो एनालिसिस अच्छी कर सकते हैं, दे कैन इजीली कनेक्ट द डॉट्स, और किसी भी
चीज के बहुत सारे डायमेंशंस को अच्छे से एक्सप्लोर कर देते हैं, जैसे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल क्या क्या इम्पैक्ट होंगे किस चीज के, पॉजिटिव कौन से होंगे नेगेटिव कौन से होंगे। तो दे हैव एन एक्स्ट्रा एज ओवर देयर, बट दे नीड टू वर्क ऑन कंसाइजिंग और ब्रीफिंग देयर कंटेंट। दूसरा चैलेंज जो मुझे लगता है, जो डिफरेंशिएशन है, वो ये है कि हर एक पेपर में करीब 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 15 शब्दों में उत्तर देने होते हैं। बिल्कुल। और वो 15 शब्द का उत्तर हर एक 2 नंबर का होता है। तो उसमें ज्यादातर फैक्ट्स होते हैं, जैसे किसी के समय लिखेगी 4 किताबों के नाम लिख दीजिए, 4 सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के नाम लिख दीजिए, कोई 4 भेद बताइए, एनपीए के 4 डायमेंशंस बताइए। तो इट मीन्स वो फैक्चुअल आंसर्स हैं, उधर उनको ज्यादा मगअप करना पड़ता है। अदरवाइज सबसे अच्छी बात यह है कि जनरल स्टडीज यहाँ भी पेपर 1, 2, 3 है और वहां भी जनरल स्टडीज है। तो यूपीएससी की तैयारी किए हुए कैंडिडेट्स को यहाँ एक अच्छा एज मिलता है। ओनली थिंग दैट दे नीड टू वर्क इज राजस्थान का थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार करना पड़ेगा और थोड़े से फैक्ट्स एक्स्ट्रा मगअप करने पड़ेंगे। भाषा से संबंधित पेपर 4 वो वहां कंपलसरी है और यहाँ ये उसके मार्क्स जुड़ते हैं। बिल्कुल सर, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। अदरवाइज जिसने यूपीएससी की तैयारी की है ना, उसके लिए आरएएस का एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि वो एडवांटेज ले जाते हैं बड़े शब्दों वाले क्वेश्चंस में। बड़ा अच्छा आपने बोला कि यूपीएससी जो करता है तो वो चाहे तो आरएस को भी एक बार ट्राई जरूर करे। अगर उसको होम स्टेट की इच्छा है कि मुझे होम स्टेट चाहिए तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, बस थोड़ा सा राजस्थान को आपको फोकस करना पड़ेगा, बाकी ज्यादा बड़ा समस्या इतना बड़ी नहीं बनेगी। तो बहुत सारे लोग इस बार जो रिजल्ट आया है 24 तारीख को उसमें बने हैं, उनमें से एक गौरव बुदानिया जी हैं जिन्होंने रैंक 12 आरएएस के एग्जाम में हासिल की और यूपीएससी में उन्होंने रैंक 13 हासिल की और यूपीएससी में उनका ये पहला ही प्रयास था। तो मुझे लगता है कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान से हैं उनको आरएएस का अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, होम स्टेट का एक मजा ही अलग होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक मैं आपसे यही बात करूंगा कि हम मेंस के बारे में ही बात करते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है और फोर्थ पेपर तो लैंग्वेज का है। मैं देख रहा था कि फोर्थ पेपर में आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो कुछ खास स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी कि चलो भाई जो हमारा फोर्थ पेपर उसमें मुझे अच्छे मार्क्स मिले, इसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना है। 1, सेकंड जो थर्ड पेपर है उनके लिए कुछ खास थोड़ा सा बारे में मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में। सर सबसे पहले तो मैं आपके सबसे पहले सवाल का ही जवाब देना चाहूंगी कि पेपर 4 में मुझे अच्छे मार्क्स मिले, मुझे 138 नंबर मिले थे। पेपर 4 120 नंबर हिंदी और 80 नंबर अंग्रेजी पूछा जाता है और उसमें से भी आप देखेंगे कि तो पाएंगे कि 50 नंबर का ग्रामर आता है और वो ग्रामर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि किसी शब्द, इन शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए, नीचे दिए गए शब्दों के संधि कीजिए, मुहावरों का अर्थ भेद बताइए और समानार्थक जो शब्द हैं उन शब्दों को लिखिए, शब्द भेद कीजिए। तो यानी ये ऐसा कंटेंट है जिसमें फुल में से फुल मार्क्स लाने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है अगर तैयारी अच्छी है तो। यानी मैथ्स की तरह मार्क्स मिलते हैं, आता है तो आता है और नहीं आता तो बिल्कुल नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था जो 2016 के टॉपर थे, वो बोलते थे कि पेपर 4 आपको लिस्ट में अंदर और बाहर करने की क्षमता रखता है और उसमें सबसे कम समय में सबसे ज्यादा गेन हो सकता है। तो मुझे लगा कि समय मेरे को इतना ही मिलता है, क्यों ना खुद के ऑडियो नोट्स बनाऊं और उनको मैं बार बार सुनूं, तो शायद मुझे ये सारा का सारा हिंदी का जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो याद हो जाएगा। तो सर जो भी नॉन प्रोडक्टिव काम करती थी, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कपड़े सुखा रही हूँ, किचन में काम कर रही हूँ, बच्चे के साथ खेल रही हूँ, घर के और जितने भी काम हो रहे हैं उनको करते वक्त मेरे कानों में हमेशा एक ईयरफोन लगा रहता था और मैं अपने ही ऑडियो नोट्स को सुनती रहती थी। उसका इम्पैक्ट ये हुआ जैसे हमें कोई भी एडवर्टीजमेंट याद हो जाता है, उसी प्रकार से मुझे वो सारे के सारे लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द वो सब याद हो गए थे। उसका एडवांटेज मिला। अब हम बात करते हैं पेपर 1, 2, 3 की। सर पेपर 1 में पार्ट 1 हिस्ट्री है जो कि बहुत लेंदी है और उसके मार्क्स डिसाइडेड है कि 70 नंबर से ज्यादा के उसमें सवाल पूछे नहीं जाएंगे। तो ये ट्रेड ऑफ हमेशा डिसाइड करना होगा कि जितने नंबर डेडिकेटेड है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उसको उसी प्रोपोर्शन में समय देना चाहिए तैयारी के वक्त। कुछ लोग गलती कर जाते हैं कि जो 20-20 नंबर के छोटे पोर्शंस हैं जिनमें सिर्फ 3-3 चैप्टर पढ़ने हैं और 20 नंबर मिल सकते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, ये सोचे कि तो छोटा सा है और वो छोटा स्कोर बहुत ज्यादा करवा सकता है। तो मेरी स्ट्रैटेजी में ये रहा कि मैंने फर्स्ट पेपर का यूनिट 3 जिसमें छोटे छोटे सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट और बिहेवियर जैसे कंटेंट थे, उनको बहुत अच्छी तैयारी की और ऑथेंटिक बुक सोर्स को रेफर किया
सिर्फ एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़े। दूसरा, इकोनॉमिक्स के लिए हम सब सिलेबस में कुछ और लिखा हुआ है और आता कुछ और है। तो जनरली कैंडिडेट्स ये गलती कर देते हैं कि इकोनॉमिक्स सर्वे को रेफर नहीं करते, उसके फैक्ट्स को नहीं पढ़ते और सिर्फ सिलेबस के हिसाब से पढ़ते रहते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए एवरीबडी शुड रीड बिटवीन द लाइंस कि व्हाट कैन बी आस्क्ड, प्लीज रेफर टू अर्लियर क्वेश्चन पेपर्स। हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 एथिक्स का पेपर था, यूनिट 1, यूनिट 2 थी साइंस जो कि सबसे ज्यादा लंबा सिलेबस था, और यूनिट 3 थी ज्योग्राफी। सर ज्योग्राफी याद करना आसान है, उसको लिखना आसान है, लेकिन ज्योग्राफी में मैप्स बनाने में लोग बहुत कंजूसी करते हैं। मैंने बहुत मैप्स बनाए और मैंने बहुत फ्लो चार्ट्स बनाए। एथिक्स के पेपर में ऐसा है कि जितना ज्यादा आप लिख पाएंगे उतने अच्छे सुंदर शब्दों का प्रयोग हो पाएगा। अदरवाइज एथिक्स में गिने चुने वही शब्द हैं, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, लेकिन जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक स्कोर कर पाना मुश्किल है। तो मैंने एथिक्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत सारे आंसर्स लिखे। साइंस का कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, नैनो मिशन ऑफ इंडिया है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से रेफर करना चाहिए, उसके अलावा कोई सोर्स नहीं देखना चाहिए। इसको मैंने अपनी बॉटम लाइन बनाया था और इस वजह से मुझे लगा कि मेरा पेपर 2 में स्कोर भी ठीक है। आई कुड कॉप अप इजीली। सर जो बहुत बड़ा चैलेंज पेपर 2 में लोगों को महसूस हुआ था, पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था उनसे। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज कीप अ चेक ऑन योर टाइम एज वेल। छूट जाएगा तो फिर आप अपने लिए बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्शन कम कर लेते हैं। और सर पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वो 3 छोटे छोटे पोर्शंस वाला है। आई एम सॉरी। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए सब लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़िए, बुक बहुत अच्छी है, इट कैन बी कॉल्ड बाइबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सीरियसली, पर मैंने वो नहीं पढ़ी। मुझे मोटी किताब देख के बहुत डर लगता है इतना सारा कंटेंट कैसे कवर हो पाएगा। तो मैंने तो सर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाती थी, सम्यक, उनके नोट्स को रेफर किया और फिर कुछ ऑनलाइन वीडियोस देख करके जो भी बच गया उसमें एक्स्ट्रा ऐड करती रहती थी। जो भी टेस्ट सीरीज लिख करके आई और कुछ नया पता चला उसको मैंने वहां नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राजस्थान बोर्ड की बुक्स को रेफर करना चाहिए। करंट हैपनिंग्स के लिए आपको रेगुलर मूमल या राजस्थान की जो भी मैगजीन आती है, किसी भी एक मैगजीन को थॉरोली रेफर कर लेना चाहिए। सो दिस हैज बीन माय स्ट्रेटजी। पर इन सब के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कंसिस्टेंट रहिए और मॉक टेस्ट से डरिए मत। मॉक टेस्ट खूब लिखिए, जितना लिखेंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन को बढ़ा लेंगे आप। बड़े अच्छे से आपने बताया कि एक तो 4th पेपर के लिए कि पूरा मेरे पहले से मूड तैयार था कि 4th पेपर अच्छे से करना है, और सबसे अच्छी बात थी कि आपने खुद ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड की और खुद अपने सुनते थे, तो बार बार उसको करने से आपको पूरा याद हो गया, पर्यायवाची, मुहावरे सब आपने अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके। तो ये कहते हैं टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आपने किया। जो चीज है कि उसको फोन को यूज इसलिए नहीं किया कि बात करनी है, हमने उसको यूज ऐसे भी किया। और हमने तीनों पेपर के बारे में एक अच्छे से बताया। यहाँ पर मेरे एक प्रश्न में मन में ये उठ रहा था कि जैसे राजस्थान की हम बात करते हैं, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिंदी मीडियम में तो काफी मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन जैसा आपका मीडियम इंग्लिश रहा, तो इंग्लिश में आपने कैसे उसको मैनेज किया, उसका क्या पैटर्न अपनाया, थोड़ा इस बारे में बताइए। सर मैंने राजस्थान का कंटेंट हिंदी में पढ़ा। ओके। और मैं हिंदी माध्यम की विद्यार्थी रही हूँ ग्रेजुएशन तक। मैंने बीएससी हिंदी माध्यम में किया है और राजस्थान एक प्रीडोमिनेंटली हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। हम घरों में भी तो हिंदी बोलते हैं, हम आपसे भी तो हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी में पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। कला, इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत, ये तो सर हिंदी में ही समझ में आती है। तो मैंने इसको तो पर्टिकुलरली हिंदी में ही रेफर किया और जब जरूरत पड़ती थी तो उसको ट्रांसलेट कर लेती थी। बट जो ज्योग्राफी वाला कंटेंट है, मैं कहना चाहती हूँ सारे एस्पायरेंट्स को, राजस्थान बोर्ड ने स्पेसिफिकली इसी साल से सारी बुक्स जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए होनी चाहिए उनको अपने पोर्टल पे अवेलेबल करवा दिया है। वो इस बार बहुत अच्छी लिख करके आई है, उनको रेफर कीजिए। इंग्लिश में उससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। स्टिल इफ यू हैव अ हंगर, तो जो बुलेट दी हुई है सिलेबस की उसको कॉपी कीजिए, गूगल में पेस्ट कीजिए, उसके जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको अपने नोट्स पे उतार लीजिए। वो भी अपने आप में एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। इट्स अप टू यू, हाउ डू यू डू इट। बहुत अच्छे। आपने एक बड़ी बात है कि
कि इतिहास है मान लो, तो जो हिंदी में शब्द का जो मजा आता है उसको इतिहास को पढ़ने में, कला संस्कृति को पढ़ने में, तो उसको लिखते समय जैसे मान लीजिए कोई वर्ड ही लिखना है, हिंदी का ही वर्ड है, उसको इंग्लिश में देवनागरी में ना लिखकर उसको हम लोग इंग्लिश रोमन में लिख सकते हैं, बात बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। एक सवाल पूछती हूँ आपसे सर, जी चितेरों की ओवरी है, अब चितेरों की जी, ओवरी को मैं कितना इंग्लिश में लिख पाऊंगी? कितना बिल्कुल। सुंदर लगता है, हिंदी में पढ़ना सुंदर लगता है सर। जी जी। सारंगी है, हम्म, SARANGI लिखने में इट रियली एन इरा फॉर मी। और अगर हिंदी में जी लिखा हुआ सारंगी, तो मेरे नोट्स मैंने इस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए बाइलिंगुअल बनाए। जो ओके टर्म हिंदी की थी उसको मैंने हिंदी में ही लिखा, लेकिन ओके। जिस टर्म की आवश्यकता मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन की थी, जैसे आर्कियोलॉजिकल जी सर्वे ऑफ इंडिया हैज टू बी रिटन एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ओनली, तो उन जी टर्म्स को मैंने इंग्लिश में लिखा। पर मेरे जो नोट्स थे वो बाइलिंगुअल थे। अब जब रंग वैविध्य है, इतना सुंदर शब्द है जी। लिटरली। तो चित्रकला की स्कूल्स, तो मुझे पता था कि मैं शैली लिखूंगी तो शैली इज नॉट अ राइट वर्ड टू बी रिटन इन इंग्लिश, सो आई हैड टू राइट इट एज स्कूल्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स। पर उसके बाद जितने भी नाम थे, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, तो उन सबको मैंने, किशनगढ़ वाली शैली, उन सबको मैंने हिंदी में ही लिखा अपने नोट्स में। बुक वहां लिखते वक्त आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, उनको रोमन स्क्रिप्ट में लिख दिया, इससे डिफरेंस जी नहीं आता। लेकिन जब जी। आप रोमन स्क्रिप्ट में लिखें तो उसको प्लीज अंडरलाइन कर दें या फिर कोट्स में डाल दें, सो दैट ओके इट मेक्स अ डिफरेंशिएशन। ये मैंने आई मेड इट श्योर। ओके, बड़ा अच्छा मैं आपने बताया। एक मन में और उठ रहा था प्रश्न, जैसे आपने पूरा चारों पेपर के बारे में बात करें कि जैसे जो इंडिया का पार्ट है या इंटरनेशनल जैसे IR है, इंडियन पॉलिटी है, इसका कंटेंट बहुत सारा है। लेकिन जब हम बात करें और करंट के बारे में बात करें तो करंट में खूब सारा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन जो राजस्थान का करंट है, जो समसामयिक मुद्दे, करंट अफेयर्स जो आता है, उसको आपने कैसे तैयार किया? क्योंकि जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उस प्रकार का किस प्रकार अपने सोर्स क्या थे आपके उसको तैयार करने के? सर मैं मानती हूँ जब किसी और ने आपके लिए मेहनत कर रखी है तो उसकी मेहनत को इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने जी तो सर मूमल नाम की एक मैगजीन आती है, बाई मंथ की मैगजीन है, ओके एक क्रोनोलॉजी नाम से एक मैगजीन आती है। ओके। बुक स्टोर पे जाती थी और जाके बोलती थी भैया मूमल या क्रोनोलॉजी जो भी है वो दे दीजिए। जी अगर उनके पास दोनों होती थी तो वो दोनों देते थे, पर मैं एक उठा लाती थी, क्योंकि मुझे ओके। लगता है कि रिपीट टेलीकास्ट पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको इस डिसाइड करना होगा कि इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो आपके सिलेबस में से कहाँ मैच हो रहा है, और ओके सिर्फ उस कंटेंट को पढ़िए जो मैच होता है। और उसको एक रीडिंग तो ऐसे ही लगा लीजिए, सेकंड रीडिंग में या तो उसको काट करके अपने नोट्स में चिपका लो या फिर जी हाथ से नोट्स लिख लो। विद इन 24 आवर्स उस बुक को घर से बाहर फेंक दो, ओके। वरना बाय द एंड ऑफ दिस प्रिपरेशन साइकिल घर में सर कम से कम 400 450 किलो से ज्यादा की रद्दी इकट्ठी जाती है, हम्म जिसको देख करके घबराहट होती है। हम्म, इसको रिवाइज कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, पन्ने पलटने में ही शायद 2 साल लग जाएंगे। तो मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि प्लीज कटनी छटनी साथ साथ करते रहिए, जो हम्म, काम का नहीं है उसको बाहर निकालते रहिए। ओके। बड़ा अच्छा है कि यानी कि एक समझ में बात की किताब को पढ़े 24 घंटे, उसको बाहर निकाल दीजिए, फालतू बर्डन मत रखिए, जो किताब रखी हुई दिखती है। इंपॉर्टेंट को लिख के रख लीजिए सर, जो जी इंपॉर्टेंट जी स्टफ उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड है उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए और बुक को बाहर रख दीजिए। बुक की आवश्यकता नहीं है फिर आपको। बहुत अच्छे हैं। एक बार आपने नोट्स का जिक्र किया, मुझे नोट्स पर एक बात मुझे दिमाग में आई कि नोट्स को कैसे प्रिपेयर करें। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पहली रीडिंग जब हम बुक की करें या किसी मैगजीन की करें तो पहली रीडिंग से ही नोट्स बनाए, या हम थोड़ा सा पढ़ने के बाद, बेसिक क्लियर करने के बाद तब नोट्स बनाना स्टार्ट करें? इसके बारे में कुछ कहेंगे मैम, नोट्स के बारे में? और सर ये मेरा एक, मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा कि मैंने नोट्स इस इतने बना लिए थे कि मैं जी उनको हर एक एग्जाम से पहले इजीली रिवाइज कर पाऊँ। हर ओके एक पेपर के लिए 50-60 पन्नों से ज्यादा के नोट्स नहीं थे, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम होते हैं, दोनों पेपर्स के बीच में सिर्फ 2 घंटे का समय मिलता है, और कम से कम 5-6 रिविजन आपके सारे सिलेबस के हो जाने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो जो नोट्स की स्ट्रैटेजी है वो मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे बता चुकी हूँ और आपको भी बताना चाहती हूँ। सारे एस्पायरेंट्स एक बार इस किताब को बिना किसी पेन कॉपी के लेके बैठिए और ओके सिर्फ एक ब्लाइंड रीडिंग कर लीजिए, चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं ओके पूरी बुक की एक साथ रीडिंग करनी है, एक चैप्टर पढ़िए, ब्लाइंड रीडिंग हो गई। सेकंड रीडिंग उसी दिन कीजिए, उसी समय कीजिए, पेंसिल लेके बैठिए और अंडरलाइन कीजिए उस कंटेंट को जो आपको लगता है इसमें इंपॉर्टेंट है और आपको ओके याद नहीं है। ओके थर्ड रीडिंग में आप सिर्फ अंडरलाइन किए हुए कंटेंट को पढ़िए, पूरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस अंडरलाइन कंटेंट में से जो कंटेंट आपको लगता है इस छट करके और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर लीजिए। बिल्कुल। नाउ कम्स कि आप अपने
व्हाइट शीट्स उठाइए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए, सिर्फ जी हाइलाइटेड कंटेंट को पढ़िए और उसमें से जो आपको याद नहीं है या जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है उनको अपने नोट्स में यानी व्हाइट शीट पे लिख लीजिए। बाद में उस चैप्टर को आप स्टेपल कर दीजिए, दोबारा खोलना ही नहीं है। बहुत बढ़िया। मैंने किताबों के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। बहुत ये बढ़िया। स्ट्रैटेजी आप लगातार पूरी बुक को खत्म करने के लिए अपनाएंगे तो एक तो आपको पूरी बुक याद हो जाएगी, दूसरा उस पूरी बुक की समरी मुश्किल से 6-7 पेजेस में आ जाएगी। अब अगली बार आपको सिर्फ वो 6-7 पेजेस पढ़ने हैं। रिवाइज कर, बड़ा अच्छा आपने नोट्स का बताया कि एक तो पहले वो फर्स्ट रीड कर दीजिए और पूरी बुक नहीं बल्कि पूरा एक चैप्टर कीजिए, चैप्टर के बाद फिर अंडरलाइन करके आप नोट्स बनाएं, तो मोटा मोटा 3 रीडिंग हमारी इस बुक की हो जाएगी और बाद चैप्टर खत्म, दोबारा इसको पढ़ना नहीं है। अच्छा मैम दूसरा मेंस का जब हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, जब हम परीक्षा में बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हम बात करें थर्ड पेपर की, पॉलिटी का है, IR का है, सेकंड पेपर जैसे इकोनॉमी है, तो इस तरह के जो टॉपिक है इनमें क्या हम फ्लो चार्ट, बार, टेबल, मैप इनका यूज करना चाहिए? इनके यूज से कुछ बेनिफिट होता है? बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं कीजिए। क्यों? क्योंकि लेंदी ऐसे टाइप आंसर्स लिखने के लिए एक तो स्पेस नहीं है, दूसरा किसी के पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। जी आप अपने आप को इवेलुएटर की जगह रख के देखिए, जी जो कॉपी सुंदर दिखेगी उसी में नंबर जी बढ़िया मिलेगी। बिल्कुल। दूसरी बात ये, एक टेबल में कंटेंट डाल करके आप इतना सारा इंफॉर्मेशन एक थोड़ी सी जगह में दे सकते हो जितना शायद आप 3-4 पेजेस में भी कवर नहीं कर पाएंगे। अब बिल्कुल। पिक्चर से 1000 वर्ड्स, तो बिलीव मी, अगर आप कोई फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो जी आपका कंटेंट नीचे कोई पढ़ेगा ही नहीं। फ्लो चार्ट से समझ में आ जाएगा कि इस कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। जी जी हमें किसी भी एग्जाम को, इंटरव्यू को जीतने से पहले ये समझना चाहिए कि जो इवेलुएट कर रहा है यानी जी एम्पैथेटिकल होके देखिए और उसके शूज में अपने आप को रख के देखिए कि जी उनको कॉपी चेक करने के 40-50 रुपए मिलते हैं, आधे घंटे में उनको पूरी कॉपी चेक करनी है जी और उनके ऊपर प्रेशर है कॉपी चेक करने का, तो वो क्या बिल्कुल। देखना चाहेंगे? जो वो जी देखना चाहेंगे वो आप प्रेजेंट कीजिए। जी सर मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे मेरी जी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे। जी इनफैक्ट एक प्लेटफॉर्म पे मैं बच्चों को वो भी करवाती हूँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाती हूँ, उनको मॉक ओके। आंसर्स मैं खुद अपने हाथ से लिख के देती हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। जी जी और मैं कहना चाहूंगी कि यदि आप देखना चाहें कि मैं कैसे आंसर्स लिखती हूँ, देख लीजिए। आंसर लिखने के लिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जी ये, जितने डायमेंशन पूछे गए उनको उतना ही प्रोपोर्शन दीजिए। फॉर जी इंस्टेंस, किसी एक सवाल में इलेबोरेट द फॉलोइंग टू लिखा हुआ है, तो जी आपको जितना स्पेस दिया गया है उसको डिवाइड बाय हाफ कर दीजिए। बिल्कुल। और 2.5 नंबर ऊपर वाले के लिए, 2.5 नंबर वाले के लिए डिसाइड है, तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाले को आपने 4 जितना फैला दिया, क्योंकि उसका मैक्सिमम मार्क का स्कोप इतना ही है। तो प्लीज जी जस्टिस कीजिए, जस्टिस आपके आंसर से दिखना चाहिए। नेक्स्ट इज, पहले ही स्केलेटन बना लीजिए कि आप क्या क्या लिखने जा रहे हैं। जैसे 10 नंबर का सवाल है और जी उसमें कौन सा एग्जाम्पल ले, मान लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य ही पूछे गए हैं, जी तो जी आपको 7 लक्ष्य याद आ रहे हैं, जी तो आप हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्य ब्लैक पेन से, जी 2 लाइन छोड़ दीजिए और फिर पहला लक्ष्य लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, अभी आपका ब्लैक पेन छूटा नहीं है हाथ से। जी फिर सातों लक्ष्य लिख दीजिए, नीचे से ओके उसके नीचे लिख दीजिए निष्कर्ष अंडरलाइन करके। अब आपका एक स्केलेटन तैयार है। अब आप ब्लू ओके पेन उठाइए और उस स्केलेटन को फिल कर दीजिए। ग्रेट। तो ये अच्छा तरीका आपने बताया कि हम लोग अगर नोट्स को ऐसे बनाए और आंसर राइटिंग वगैरह इस तरह से करें, तो पूरा एकदम ब्लूप्रिंट पहले दिमाग में रखिए कि इस आंसर को हमको कैसे लिखना है, कैसे हैंडल करना है, वो आपको पूरा काम होगा। और सबसे बड़ा कि आप ग्राफ वगैरह, आपने कहा कि उसमें बहुत छोटे से पिक्चर में बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, उसमें शो कर सकते हैं। और कहा भी जाता है कि आप कितने जानते हैं ये तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आप उसको जो प्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि एग्जामिनर को देख के आनंद आ जाए कि हाँ भाई ये अच्छा लिखा है, उस पर आपने काम किया। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जी मैं थोड़ा सा एक चीज, मुक्तराव जी अगला प्रश्न ये है हमारा, क्योंकि जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, IR है, इसमें फिर भी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल भी है, बुक्स भी हैं और सब जानते हैं कि कैसे पढ़ना है, मोस्टली सब लोग जानते ही हैं। लेकिन जो RS में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, कुछ नए टॉपिक जैसे मिथिक्स की बात करते हैं, सोशियोलॉजी की बात करते हैं, पवेड जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, इस तरह के जो टॉपिक है इनको हम स्टडी करने के लिए क्या, क्योंकि हम अलग तरह से बात करते हैं, सबका मैटर तो मिल जाएगा, लेकिन इनके मैटर की इश्यूज को आपने कैसे सॉर्ट आउट किया, इसको थोड़ा बताइए, इनके सोर्सेज क्या रहे, कैसे आपने तैयार किया? श्योर सर, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। आपने जी मैनेजमेंट पे खत्म किया था सर। जी मैनेजमेंट के लिए क्लास 11 और 12 की RBSE की बुक्स आती हैं, जो जी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम से आती हैं, यानी जो ओके बच्चे वाणिज्य संकाय लिए काम पढ़ते हैं उनके लिए जी अवेलेबल होती है वो।
उनको रेफर कर सकते हैं और वो सफिशिएंट रहेंगी। उन्हीं के पैरेलल एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। अगर सिलेबस के बुलेट को हम उठाएं और गूगल में सिर्फ पेस्ट करके लिखें एनसीईआरटी तो भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, तो बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरा सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोक प्रशासन नाम से राजस्थान बोर्ड में 11वीं और 12वीं में विषय चलता है, जिसकी दो बुक्स आती है। वो सबसे अच्छा सोर्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। कुछ खास नया जो जुड़ता है वो ये है कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब हो क्या रहा है पॉलिटिक्स में, उसके लिए मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स की मैगजीन अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं और पीआईबी को भी अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उनको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। ये बात हमेशा याद रखने की जरूरत है कैंडिडेट्स को कि लिखने का स्कोप बहुत कम है, यानी सिर्फ इतना सा स्पेस मिलता है, 5 लाइनों का स्पेस मिलता है। 5 लाइनों में हमें पीएचडी जैसा कंटेंट नहीं लिखना है, सिर्फ फौरी तौर पर भी ज्ञान होना तो भी अपने आप में से सफिशिएंट होता है। तो बहुत डिटेल स्टडी मत कीजिए, इट इज अ जनरलाइज्ड एग्जामिनेशन, जर्नलिस्ट बना रहे हैं आपको सेलेक्ट करके। तो मैं सबको कहना चाहूंगी फौरी तौर पे थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लीजिए। सर मैंने स्टडी आई के वीडियो बहुत सारे देखे हैं, उनमें भी वो अगर आपको सिर्फ ये पता हो कि कहाँ क्या चल रहा है तो भी आप इस आरएस एग्जाम को आसानी से एस कर सकते हैं। थोड़ा और वापस आते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था एथिक्स से रिलेटेड, सर एथिक्स नया जुड़ा है, लेकिन एथिक्स हम सबके जीवन का हिस्सा है। माँ, पिताजी, दादाजी, नानाजी सबकी जो टीचिंग्स हैं, टीचर्स की जो टीचिंग्स है वो एथिक्स से ही रिलेटेड थी। तो मैं जब स्कूल में थी तब एक किताब आती थी नैतिक शिक्षा नाम से, बीज वहीं से बोया गया, लेकिन जो सिलेबस का राजस्थान में जो सिलेबस है वो यूपीएससी के सिलेबस का सबसेट है, यानी बुलेट्स वहीं से ली गई हैं। तो आप किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर सकते हैं जो यूपीएससी में रेफर की जाती है, जैसे सुब्बाराव सर की बुक है। लेकिन मैं फिर आती हूँ कि इसको राजस्थान के लिए मोल्ड कैसे किया जाए। राजस्थान में सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे इस बार आया था महात्मा गांधी जी के लिए अहिंसा उनका केंद्र, यानी उनकी सेंट्रल वैल्यू क्यों है। अब ये आंसर आप तभी लिख सकते हैं जब आपने महात्मा गांधी के 6-7 सारे डायमेंशंस पता हो। तो आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कीजिए, इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाइए कि 2 पेज में महात्मा गांधी की सारी टीचिंग्स आ जाएं, 1 पेज में गीता पूरी आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने हैं, 2 नंबर 5 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, उनमें ही ज्यादा स्कूप है। तो सभी को कहना चाहती हूँ कि ये याद होना चाहिए गांधी जी के एकादश व्रत क्या है, लेकिन एकादश व्रत के अंदर क्या है वो लिखना याद रखना जरूरी नहीं। तो यानी हमें स्ट्रेटेजिकली जो डिलीवर करके आना है कंटेंट उसके हिसाब से पढ़ना है। प्लस जैसे कि मैंने आपको कहा कि सुब्बाराव सर की बुक को रेफर कर सकते हैं। आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग एथिक्स मटेरियल फॉर स्पेसिफिकली आरएएस, थोड़े दिनों में शायद वो बुक भी अवेलेबल हो जाएगी। नेट पे बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, भटकाव मत लीजिए, किसी भी एक सोर्स को रेफर कीजिए, उसको अपने शब्दों में लिख लीजिए और फिर मॉक टेस्ट लिख के देखिए सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से अपने नोट्स को इम्प्रोवाइज कीजिए, क्योंकि एथिक्स का डायमेंशन सर बहुत ज्यादा है, कोई भी सवाल कहीं से भी आ सकता है। बिल्कुल। बड़ा अच्छा आपने 2-3 बातें बोली जो मुझे क्वेश्चन एक तो और जनरेट हो गए यहाँ पर। एक तो क्या आज तक हम देखते हैं ऑनलाइन में बहुत सारे एक फ्लड ऑफ नॉलेज, और खासतौर से इस समय तो क्या है कि इतने वीडियोस हैं, इतना नेट पे मैटर अवेलेबल है, एक फ्रेशर को बड़ा इश्यू होता है कि कौन सा कंटेंट, कौन सा वीडियो, कौन सा नोट्स, कौन सा पीडीएफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें कुछ बोलना चाहेंगे कि हाँ भाई अगर आपको वीडियोस देखना है तो किसको देखना है। कई बार ये भी होता है कि यूट्यूब पे कोई भी जाता है तो वो थंबनेल देख के वीडियो देखना स्टार्ट कर देता है, और काफी जब वीडियो देख रहे यार टाइम मेरा वेस्ट हो गया। तो इसमें कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में कि किससे आपका कंटेंट आपको चूज करना चाहिए। जैसे हमने पीआईबी की बात की, मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी के स्टूडेंट तो पीआईबी को देखते ही देखते हैं मोस्टली, जो देखा है, लेकिन आरएस के स्टूडेंट काफी कम। तो आप इसमें थोड़ा बताइए कि गवर्नमेंट साइट्स को कौन कौन सा क्या, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर एक बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि पीआईबी को राजस्थानी कैंडिडेट्स कम देखते हैं। मुझे लगता है कि पीआईबी जो हर रोज पीडीएफ डालता है अपनी वेबसाइट पे, वो इतने ब्रीफ और कंसाइज होते हैं कि अगर उनको रेफर कर लिया तो आपको निबंध लिखने में, बड़े आंसर लिखने में बहुत आसानी होती है। प्लस पीआईबी डिटेल करता है उन सारी स्कीम्स को जो सरकार समय समय पे लाती रहती है। तो जब भी हम ऐसा नेट पे मान लीजिए कोई
3-4 दिन पहले एक स्कीम लॉन्च की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए। तो यदि अब डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए सबसे ज्यादा ऑथेंटिक कोई कंटेंट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पीआईबी होगी। बाकी सभी लोग उसको रेफर अपने अपने पीडीएफ बनाएंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पीआईबी का ईमेलर को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, आपके पास ईमेल्स आते रहते हैं और उन नोटिफिकेशन आप देखते रहिए। यूट्यूब पे बहुत भटकाव है और किसी का प्रमोशन मैं नहीं करती। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर बताती हूँ कि जो मैंने देखा, मैंने स्टडी आईक्यू के वीडियोस देखे थे और वन शुड बी वेरी लिमिटेड। हमें डिमांड इस चीज की नहीं है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को जीतने के लिए कि हम बहुत सारा ज्ञान रखें। सिर्फ इस चीज की है कि प्रत्येक विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अवश्य हो और वो बुक से सेटिस्फाई हो जाता है सर। एनसीईआरटी की और आरबीएससी की बुक्स अवेलेबल हैं। स्टिल यदि किसी को लगता है कि मुझे स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर चाहिए, कौन से चैप्टर में से क्या पढूं, तो बॉस मैंने वीडियोस बनाए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, आप उनको रेफर कर सकते हैं। मैंने चैप्टर नंबर भी लिख दिया है कि आप इस चैप्टर को डाउनलोड कर लीजिए, इट विल बी सफिशिएंट और एनीबॉडी कैन रीच। जी, मैं बड़ा अच्छा। और कुछ कहते हैं ना कि केवल ये नहीं कि जो भी करना है, कुछ कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, यूथ के लिए करना है। तो मुख्तार राव जी ने एक नई पहल शुरू की है। इन्होंने अपना ही एक प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि जो लाखों एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि सिविल सर्विस में जाना हजारों लाखों एस्पिरेंट्स का एक बड़ा सपना होता है। और कितना अच्छा हो कि हमको अगर टॉपर से ही एक जो उसमें सफल हो चुके हैं उनसे जानने को मिले कि कैसे लिखना है, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए। क्योंकि कहते ना कि पढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब मैम ने भी बोला कि भाई क्या पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है, लिमिटेशन पढ़ के उसको बार बार रिवाइज करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, इन सब की जानकारी मैं लिंक आप देखिएगा वीडियो के साथ में हम लोग डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे। आप जाइएगा उस चैनल पर और खूब मैम की वीडियो देखिएगा ताकि आपको एक सही डायरेक्शन, जो हम लोग चाहते हैं डायगो मंच का मोटिव यही है कि एक राइट डायरेक्शन मिले, वो राइट डायरेक्शन आपको वहां पे मिलेगी। तो पहले मैं उस जो आपने इनिशिएटिव स्टार्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका मुझे पूरी उम्मीद है कि आरएस के जो लाखों व्यक्ति हैं जो चाहते हैं, सपना देखते हैं, उनके लिए आपका प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा क्या होगा, उपयोगी होगा। तो पहले तो उसके लिए जी मैम बड़ा अच्छा आपने बताया कि एक चीज, 2-3 प्रश्न और एक्सपीरियंस के रहते हैं। जैसे आपने अंडरलाइन की जिक्र किया कि आप मेंस में आंसर आप लिखें तो अंडरलाइन करें, फ्लो चार्ट यूज करें, ये सब आपने बड़ा अच्छा बताया। मेंस के लिए हम बात करते हैं, जैसे 2 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, इन तीनों के लिए कुछ खास अप्रोच हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब आंसर लिखें। जैसे हमने कहा बहुत ही कंप्राइज लिखना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, तो कुछ खास माइंड में रखना चाहिए कि भाई ये मुझे ऐसे ध्यान रखना है नोट्स बनाते समय भी। सर नोट्स बनाते समय तो नोट्स बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। नोट्स बनाते वक्त कभी भी आप पूरे सेंटेंसेस मत लिखिए। सर मैं आपको, जो कि एक ऐसा बहुत ही सब्जेक्टिव सा विषय है, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भेज देती हूँ। आप प्लीज उनको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा कि मैंने कुछ सब्जेक्ट के नोट्स कैसे बनाए। इट इज एक्चुअली अनबिलीवेबल फॉर मेनी ऑफ द एस्पायरेंट्स कि मैंने पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी को सिर्फ 8 पेज में समेटा हुआ था। और जब मैं आपके साथ कुछ पीडीएफ शेयर करूंगी मॉडल आंसर्स के लिए, जो मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको बताया था कि समय के साथ लिख रही हूँ, उनको भी आप डाल सकते हैं। वो भी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं कुछ सैंपल्स के लिए भी आपको बता दूंगी। इनफैक्ट आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे पास में कुछ नोट्स रखे हुए हैं। इफ माई स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू यू, ये देखिएगा। नो, इट इज नॉट एन इश्यू। मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर करवा दूंगी। मैं कहना ही चाहती हूँ कि लिखना कैसे है, इसके लिए जरूरी है कि जो आप इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कीजिए। इंग्लिश मीडियम में लिखने वाले कैंडिडेट के पास एक अच्छी बात यह है कि वो ऑल कैप्स में लिख करके चीजों को हाईलाइट करवा सकते हैं। खूब सारे डायग्राम्स बनाइए। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जैसे किसी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करना है तो उसके एनालिसिस को बढ़ाते 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 70% पोर्शन खत्म कर देते हैं नेगेटिव साइड लिखते वक्त। उसका पॉजिटिव साइड के लिए उनके पास स्पेस बहुत कम रह जाता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जस्टिस कीजिए, जितने डायमेंशंस पूछे गए हैं उतना प्रोपोर्शनेट स्पेस दीजिए, स्केलेटन बनाइए। 2 मार्क्स के लिए फिलोसफी रहती है कि डायरेक्ट स्ट्रेट वे 1 2 3 4 जो पूछा गया क्वेश्चन की डिमांड है वो लिख दीजिए, क्योंकि सिर्फ 15 शब्द में लिखना है। 5 मार्कर के लिए अगर आपके पास स्पेस है तो इंट्रोडक्शन दीजिए, कंक्लूजन दीजिए, नहीं है तो कम से कम 5 बुलेट जरूर लिख करके आइए, 1 2 3 5 करके। जो आरपीएससी के जो एग्जामिनेशन हैं उनमें सर अगर 5 नंबर का सवाल है तो 5 बुलेट जरूर पूछी होती हैं।
अगर आपने सिर्फ 3 ही बुलेट लिखी है तो आपके लिए मैक्सिमम मार्क्स का स्कोप सिर्फ 3 है। सेम गोज फॉर 10 मार्क का क्वेश्चंस, उनमें भी आप 10 डायमेंशंस को, 10 बुलेट्स को लिखिए और हाईलाइट कीजिए और एग्जामिनर की आंखों में दिखाइए कि बॉस देखो मैंने 10 लिखे हैं, इसका मतलब मेरे लिए मैक्सिमम मार्क्स का स्कोप 10 है। आपको मार्क्स स्टील करने हैं, आपको स्नैच करने हैं एग्जामिनर के हाथ से, उसके लिए जो स्ट्रेटेजी बेस्ट हो सकती है वो अपनाइए। बिल्कुल, बड़े अच्छे से आपने बताया कि आपको मार्क्स लेने हैं। छीनना थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन लेने हैं और लेने के लिए मजबूर हो जाए एग्जामिनर, आपको देने ही है इसको नंबर, ये कैंडिडेट डिजर्व करता है भाई, अंदर से आवाज निकले चलो चलो, क्योंकि हाथ से मार्क्स छूटना आसान नहीं है। मैंने भी बहुत सारी कॉपीज चेक की, आपने भी की होंगी, तो इसलिए आपको उसको कंपेल करना है एग्जामिनर को कि दीजिए इस कैंडिडेट को मार्क्स दीजिए। बिल्कुल, कहना कि वो मजबूर हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि देने। और बड़ी अच्छी आपने बात बोली कि अगर 5 अंक का पूछ रहा है, 5 मार्क्स का पूछ रहा है, तो वो स्कोप दे रहा है आपको 5 पॉइंट्स डालने का, और 10 मार्क्स का पूछा तो 10 पॉइंट्स डालने का। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग कई बार उसमें वो कहते हैं ना कि काफी सीमित नहीं होना है, 5 पॉइंट्स लिखने हैं और पॉइंट्स में आंसर को लिखिए, ये बड़ा अच्छा रहा। थोड़ा सा हम लोग अब मेन से निकल के हम प्री की ओर चलते हैं, क्योंकि प्री भी काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बाधा के रूप में, बैरियर की तरह से होता है। प्री को अगर हम एक थोड़ा सा कैटेगरी में डिवाइड करें, कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि मान के चले 40% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको एक नजर में हम लगा देते हैं, कोई भी स्टूडेंट के यहाँ पे इसको हम लगा देते हैं। कुछ 20-30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो डाउट्स में होता है, 50-50 ए है या बी है। और कुछ तो प्रश्न 10-15 प्रश्न ऐसे लगते हैं जिसमें लगता है कि ये है ही नहीं इस दुनिया के, कहाँ से आए हैं। तो उसके लिए प्री के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, उसको थोड़ा बताइए कि हमने कैसे आपने उसको डील किया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, थोड़ा सा प्री के बारे में। जरूर सर, मेरा जो पहला प्रयास था 2016 वाली परीक्षा, उसमें मेरे प्री में मार्क्स तो 67 या 68 ही थे। मैं इनफैक्ट जब रिवाइज हुआ उसके बाद में मैं आई वाज कॉल्ड फॉर मेंस, तो मुझे सबसे बड़ा हर्डल तो कोर्स प्री है, 6 लाख लोग बैठते हैं और 15-16 हजार लोगों को मेंस लिखने का मौका मिलता है। मैंने ये इवेल्युएट किया कि मेरी प्री की कमी क्या थी, कि मेरे पास ज्ञान ही नहीं, स्ट्रेट अवे। तो मैंने 2018 की परीक्षा में सुधार किया कि मैंने मेंस की तैयारी शुरू करी, मेंस की तैयारी इतनी अच्छी कर ली कि प्री ऑटोमेटिकली उसका नॉलेज मेरे को आ गया, क्योंकि प्री इज अ सबसेट ऑफ मेंस। दूसरा, मैथ्स और रीजनिंग मेरा एक अच्छा स्ट्रेंथ पॉइंट रहा है, तो उसमें मैं कर सकती हूँ। फिर भी जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहली बार फर्स्ट गो में है कि ये 40% हो जाते हैं, सर वो सभी से हो जाते हैं। मैंने ये सोच के चला था कि मुझे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और मैंने पहले प्रयास में फर्स्ट गो में करीब 80 प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए थे। उसके बाद मुझे लगा कि 100 का टारगेट लेके आए हैं तो 100 करना है। दोबारा उन क्वेश्चंस को देखा जिनमें मुझे डाइसी था कि ये भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। सर मैंने 20 प्रश्न और किए, एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म रादर एवरीवेयर आई वांट टू टेल यू 20 में से मेरे 17 सही थे। तो जबकि जो मैंने फर्स्ट गो में किए थे उनमें से मैंने बहुत सारी गलतियां भी कर दी। मैथ्स मैंने अभी भी आपको बताया कि ठीक रहा है, साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, मैथ्स में भी 3 सवाल मेरे गलत हो गए थे, वो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक, हड़बड़ाहट। आरएएस का एग्जाम पास करना मुश्किल नहीं है यदि आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि सर कट ऑफ फॉर वुमेन इट इज समवेयर अराउंड 80 +-4 एंड फॉर मेन इट इज +10, यानी करीब 90, 92, 94 इतनी ही कट ऑफ हायर साइड पे रहती है। इस बार भी हम ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 95 के आसपास मेल कट ऑफ रहनी चाहिए और फीमेल कट ऑफ 85 के आसपास रहनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम बुलाए जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी ये रखिए कि आप करीब 80-90 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके आए, और फुल कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन को तो करना ही है जिनमें डाइसी है कि इन दो में से एक हो सकता है। मैथ प्रोबेबिलिटी इस फंक्शन ये कहता है आपको कि आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव में ही रिजल्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने बताया कि क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए और जो कंफ्यूजन वाले होते हैं उनको कैसे डील करना है। अभी मैं एक बात में आप देख रहा था कि मैथ्स और साइंस आपका बैकग्राउंड रहा तो आप अच्छे से कर पाए, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के, यूनिटी बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए तो बड़ा टफ हो जाता है। मैथ्स को देख के उनको तो अजीब सा फील होता है कि मैथ्स कैसे करेंगे। और ये भी मैं जानता समझता हूँ उस बात को कि जो साइंस बैकग्राउंड के उनका कोई पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कोई उनका वीक है। हर एस्पिरेंट्स का कोई ना कोई टॉपिक बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई ना कोई वीक होता है। तो ये वीक और स्ट्रॉन्ग में कैसे आपने बैलेंस बनाया? कुछ आपको भी लगता होगा बड़ा टफ सी चीजें लगती होंगी, कुछ आपको बहुत, जैसे मैथ साइंस आपने कहा बहुत ईजी लगता था मेरे को, तो उसमें कैसे आपने बैलेंस बनाया स्ट्रॉन्ग और वीक में? सर हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है,
लेकिन हिस्ट्री मेरे लिए गप करने में इट इज स्टिल अ चैलेंज। एंड मुझे लगता है कि क्योंकि वो मैंने कभी 1996 में पढ़ के छोड़ दी थी सर, 2016 में दोबारा उसको उठाना 20 साल बाद समझ में आती थी, लेकिन राजाओं के नाम वाम थोड़े याद रखने मेरे लिए मुश्किल थे। तो मैंने प्री में इंडिया की हिस्ट्री को बिल्कुल ही छोड़ दिया था, 100% छोड़ दिया था कि मुझे नहीं करना है। जैसे कि और काउंटर पार्ट ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले लोग मैथ्स को छोड़ देते हैं। तो भाई लोगों बहन लोगों, जैसे आप लोगों को मैथ से डर लगता है, मुझे थोड़ा हिस्ट्री से डर लगता है। डर नहीं, मतलब मुझे वो चीजें याद नहीं होती, डर तो नहीं कहूंगी मैं, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है पर याद नहीं होती है। दूसरा सर, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इट इज देयर इन आवर मेंस आल्सो। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इस बार हमने एक पैटर्न देखा था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, जैसे कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, तो चाहे वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का हो, साइंस इंजीनियरिंग किसी भी बैकग्राउंड का कैंडिडेट हो, तैयारी पे ही डिपेंड करेगा। बिलीव में, पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हुआ कैंडिडेट को भी उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है जितना कि एमटेक किए हुए कैंडिडेट को पढ़ना पड़ता है इस एग्जाम के लिए। तो ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी कॉमन सब्जेक्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर इतनी आती है 10वीं क्लास तक की, वो आपने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। तो मैथ्स को मैंने तो सर कॉम्पीट किया था कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ देती हूँ, मैं इंडिया की हिस्ट्री छोड़ देती हूँ। मैंने बहुत सारे सेक्शंस छोड़े थे, और छोड़ना सर 200 में से 200 नंबर लाना टारगेट नहीं है। और उससे कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनके आंसर किसी भी कोचिंग सेंटर के टॉपर को नहीं पता होते, किसी भी पढ़ाने वाले टीचर को नहीं पता होते। जैसे कुछ दिनों पहले एसआई का एग्जाम हुआ था, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन महिला आरपीएससी मेंबर रही हैं जो यूपीएससी की भी महिला मेंबर रही हैं। तो सर, तो सच अ क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि हम कितने भी याद कर लें थोड़ा मुश्किल है। आरपीएससी का खुद का 70 सालों का इतिहास है, यूपीएससी का भी 70 सालों का इतिहास है कम से कम। तो कितने मेंबर्स आए और गए और कॉमन रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ ही देना ठीक है, वो किसी को नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए सिरदर्दी भी नहीं लेना है कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ से ढूंढने, कहाँ नहीं, क्योंकि कई बार इसमें 2-4 प्रश्न ऐसे आते ही हैं जो लगते हैं पता नहीं कहाँ से पूछ लिए गए। तो उन पर ज्यादा फोकस न करके जहां से आपको पता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में प्रश्न आते हैं। और बड़ा अच्छा आपने एक्सेप्ट किया कि भाई अगर यूनिटी बैकग्राउंड वालों का हिस्ट्री अच्छा है तो मेरा वीक है, मैं उसको छोड़ कर आए। तो आप भी मैथ्स को मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए तनाव आपको बिल्कुल नहीं लेना है। कोई भी स्टूडेंट अगर जो देख रहे हैं, इसको तनाव नहीं लेना है। थोड़ा सा एक प्रश्न और, क्योंकि कई बार अभ्यर्थियों के सामने ये भी बड़ा चैलेंज रहता है कि प्री और मेंस की हम लोग साथ में तैयारी करें या अलग अलग प्रिपरेशन करें, इसको लेकर भी, या कुछ टॉपिक जो सेम है वो साथ में लेके चल सकते हैं, इसको भी थोड़ा बताइए कि दोनों साथ लेके अलग अलग हम लोग करें। और सर ये डिपेंड करता है कि तैयारी कब शुरू कर रहे हैं। जैसे अनाउंसमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट हो गया है, अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसी क्या है, उसके बाद में तो मेंस के उन टॉपिक्स को छोड़ देना चाहिए जो कि एक्सक्लूसिव मेंस हैं। जैसे कि सोशियोलॉजी था, हम आप बात कर रहे थे बिल्कुल राइटली, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, ये हमारे प्री का हिस्सा नहीं है, तो हमें उनको नहीं टच करना चाहिए। लेकिन जो कॉमन है वो सर, पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो कॉमन है उनको साथ लेके चले। मेंस के लिए अलग से क्या तैयारी करनी होती है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। सो अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसी के बाद में मेंस की आंसर प्रैक्टिस सिर्फ उन लोगों को करनी चाहिए जो ऑलरेडी एक बार मेंस दे चुके हैं या ऑलरेडी इन सर्विस हैं, रैंक इंप्रूव करना चाह रहे हैं, जिनके लिए प्री कोई चैलेंज नहीं है। अगर एक नेव यूजर है, एक नया कैंडिडेट है, उसको एक्सक्लूसिवली प्री पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्री उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। बड़ा अच्छा आपने बोला, क्योंकि अक्सर एस्पिरेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि आप स्टार्टिंग से लिखना शुरू करें, लेकिन आपने कहा भाई प्री एक बड़ा बैरियर हो जाता है, तो प्री पर पहले और फोकस कीजिए ताकि आपका प्री निकल सके, उसके बाद ही आपकी मेंस एग्जाम आपका स्टार्ट होता है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने तैयारी शुरू की थी, थोड़ा हम आपको पास में लेके चलते हैं, तो जी आपने सर, बिल्कुल। शुरुआत कहाँ से की थी? क्योंकि कॉर्पोरेट से आने के बाद, फिर फैमिली में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद, फिर बड़ा मुश्किल होता है मन को लगाना और स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना कि यहाँ से स्टार्ट मैं करती हूँ। तो आपके मन में उस समय क्या था कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, क्या था उस समय, थोड़ा सा बताइए। सर 26 मार्च 2016 को धुलंडी का दिन था। ओके। दैट डे आई डिसाइडेड कि वैकेंसी आने वाली है, चलो आरएस के लिए तैयारी करते हैं। उससे पहले मैं बस पढ़ रही थी। मैंने इससे पहले नेट दिया था, एक्चुअली दिसंबर 2015 वाला नेट दिया था, और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 3rd आई थी। तो उससे एक मोटिवेशन मिला था कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है और अब हम कर सकते हैं आरएस की तैयारी।
मैं जयपुर में एक जगह टोंक फाटक, वहां गई एक दुकान में और मैंने जाके कहा भैया आरएस के हिसाब से जो सबसे ज्यादा किताबें बिकती हैं वो दे दीजिए। आई रियली डिड नॉट नो कौन से बुक को रेफर करना है, क्या सोर्स लिस्ट हो। और उस टाइम तक सर यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स के पढ़ाने वाले वीडियोस नहीं थे कि वो समझा पाएंगे कौन सा बुक सोर्स को रेफर किया जाए। तो उन भैया जी ने मुझे 2 कार्टन ऑफ बुक्स दिए। मुझे लगा इनको तो मैं नहीं पढ़ सकती। फिर मैंने यूट्यूब की तरफ स्विच किया, कुछ वीडियोस देखे, उस टाइम पे अनअकैडमी के वीडियोस बहुत पॉपुलर थे, रोमन सर पढ़ाते थे, उनका यूट्यूब चैनल ही था, तो मैंने उनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोमन सर से पढ़ी। फिर कुछ वन लाइनर्स पढ़े, 10,000 MCQs लक्ष्य की एक बुक आती थी उससे पढ़ा, पुराने क्वेश्चंस को पढ़ा। बट इट वाज अ वाइल्ड गेस फॉर प्री, बहुत ही नो सिस्टमेटिक प्रिपरेशन एट ऑल, नॉट एट ऑल ऑर्गेनाइज्ड। ये 2016, और उसका परिणति ये थी कि मेरे मार्क्स बहुत कम आए। मुझे तो मैथ्स ने और साइंस ने थोड़ा बचाया, अदरवाइज तो शायद मैं प्री भी क्लियर नहीं करती। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। प्री देने के कुछ दिनों बाद ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। 28 अगस्त को प्री दिया और 4 सितंबर को माय मदर एक्सपायर्ड। सो इट वाज अ शॉकिंग फॉर एवरीवन। सो व्हाट आई डिड, मैं 5 को वापस आई। 6 तारीख से मैंने सोचा कि घर में बैठ करके तो दिमाग खराब होगा, माँ की याद आती रहेगी, जगह बदलते हैं। सो आई वेंट टू सम्यक इंस्टीट्यूट एंड आई आस्क्ड देम कि सर मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता है, मैंने पिछले 15-20 साल से कुछ नहीं पढ़ा है, आप मुझे बताइए कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो उन्होंने पूछा मीडियम कौन सा लेंगे आप। आई सेड मैं दोनों ही मीडियम्स में कंफर्टेबल हूँ, 10-15 साल तो कॉर्पोरेट में नौकरी कर ली, इसलिए अंग्रेजी ठीक ठाक आती है और हिंदी माध्यम से अभ्यर्थी रही हूँ इसलिए हिंदी भी आती है। तो उन्होंने कहा आप एक बार सिलेबस के बुलेट्स को पढ़ के देख लो, आप जिस भाषा में पढ़ने में मजा आ रहा है उस भाषा में लिखिए। उनके पास पूरे राजस्थान में उस टाइम सिर्फ उन्हीं के पास इंग्लिश मीडियम का बैच चल रहा था, लेकिन वो सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए चलता था। तो मैं पूरा दिन घर से बाहर रहती थी, उनके इंस्टीट्यूट में बैठती थी, हिंदी मीडियम की क्लासेस भी लेती थी, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी लेती थी, जहां से जो ज्ञान मिल जाए। 2 कैंडिडेट आपस में बात कर रहे हैं, उनको भी सुनती थी कि वो क्या बातें कर रहे हैं, पर आई वॉज इन 100% 360 डिग्री रिसीविंग मूड। तो उससे मुझे फायदा मिला कि मैंने मेंस को क्वालिफाई कर लिया, पर मैंने एक भी मॉक टेस्ट लिख के नहीं देखा। मुझे इंस्टीट्यूट वालों ने कह दिया था कि मुक्ता मैम आप फेल हो जाएंगे, आप एक भी मॉक टेस्ट नहीं लिख रहे हैं, आप डरिए मत। मैंने कहा सर मेरे को कुछ रिवाइज ही नहीं है। तो बोले नहीं आप फेल हो जाएंगे, प्लीज लिखिए, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। और वो ही रिजल्ट हुआ। मेरा रिजल्ट आया 17 अक्टूबर 2017। द रैंक वेरी लो एंड 4-5 दिन तो लगे अपने आप को संभालने में। उस टाइम दिवाली भी थी 2 दिन बाद ही। दिवाली के 3 दिन बाद जब वापस इंस्टीट्यूट खुला, मैं पहुंच गई। मैं कहा सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मुझे बताइए क्या करना है। ही सेड दोबारा से पढ़ाई शुरू कीजिए, ऑर्गेनाइज्ड बनिए और मॉक टेस्ट लिखिए। सर फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स व्हेन देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन कि नई वैकेंसी कब अनाउंस होगी, देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन कि कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद, सालों बाद वैकेंसी आएगी, मैंने लगातार मॉक टेस्ट दिए हैं। और 80+ मॉक टेस्ट तो मैंने पेपर 1, 2, 3 के दिए, पेपर 4 की तो मुझे गिनती नहीं है। लिटरली मुझे बिल्कुल गिनती नहीं है कि मैंने कितने दिए, शायद हो सकता है 50 से ज्यादा लिख दिए हों। देयर वाज नो मॉक टेस्ट जिसको मैंने स्किप किया, ये सोच करके कि मैं रिवाइज करने के बाद में दूंगी। मैंने प्री के लिए भी 40 से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए और मैंने अपने नोट्स को ब्रीफ किया, कंसाइज किया। एक बहुत बड़ा चेंज मैंने ये किया कि सर मैं ऑथेंटिक बुक सोर्सेज को रेफर कर रही थी, ऑथेंटिक सोर्स को, कंटेंट को रेफर कर रही थी। मैंने आरबीएससी की बुक्स और एनसीईआरटी के चैप्टर्स को ही रेफर किया। ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जिसकी वजह से आई कुड स्टूड टिल हियर। बड़ा अच्छा आपने बताया, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बातें। एक तो ऑथेंटिक आपका सोर्स होना चाहिए और दूसरा टेस्ट से घबराना नहीं है। देखिए टेस्ट आपने खूब दिए, मौका आपने खूब दिए और फर्स्ट रैंक आपकी आ गई। तो जो स्टूडेंट्स टेस्ट से घबराते हैं उनके लिए मुक्ता राव जी का सिंपल सा मैसेज है कि भैया टेस्ट से घबराना नहीं है, खूब अच्छे से टेस्ट दीजिए, उसी से आपको पता चलेगा कि आप कितने डेप्थ में हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी है। झूठ मूठ का गुब्बारा बनाने का कोई लाभ नहीं होता है। तो बेटर है कि उसको हम लोग अच्छे से टेस्ट से अपने आप को जज करें कि वी आर बिल्कुल सही। बिल्कुल। सर आई वांट टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि होता क्या है, हम ये सोच लेते हैं जैसे इस बार मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट होना है और पूरे वीक में घर में कोई आ गया और हम व्यस्त थे और हम ये सोच लेते हैं अरे मैं तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, वहां जाऊंगा 200 में से 50-52 नंबर मिलेंगे, मेरा नाम सबसे नीचे आ जाएगा। अरे भाई इस सबसे नीचे नंबर को मत सोचिए,
आप ये सोचिए वहां सबसे ऊपर लाने के लिए आपको, मतलब अगर आप लिखेंगे 50 नंबर आए तो एक आईना दिखेगा आपकी तैयारी को, आई ओपनर होगा आपके लिए, तो जरूर लिखिए। हाँ, एक काम कर लीजिए, जब आप मॉक टेस्ट लिख के आए तो एक ब्लैंक कॉपी भी साथ ले आइए और ये बोलिए कि सर मैं रिवाइज करूंगा या करूंगी मंडे को, और उसको लिख करके आपको मंडे इवनिंग तक इस पेपर को दोबारा भेजूंगी या भेजूंगा ओवर द मेल, और आप चेक कर दीजिए। ये करेक्टिव एक्शन उसी टाइम ले लीजिए। अदरवाइज आप ये सोचेंगे बाद में लिखूंगा, अगले हफ्ते लिखूंगा, तो अगला हफ्ता सर कभी भी नहीं आता है। सर मैंने इतने मॉक टेस्ट लिखने के बाद में मेरा फायदा क्या हुआ, जब मेंस में आंसर लिखते वक्त सब लोग, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अजीब से आए थे, जी बहुत अलग अलग से क्वेश्चंस थे, तो जब सब लोग अपने सिर खुजा रहे थे ना, ये क्या पूछ लिया, कैसे कर लिया, ऐसे जेस्चर्स दे रहे थे, आई वाज एक्चुअली राइटिंग। फॉर मी देयर वाज नो सरप्राइजिंग एलिमेंट एट ऑल। ओके मुझे आज भी आप कोई भी पेपर पकड़ा दीजिए, मुझे लगता है कंफर्टेबली मैं 90 से ऊपर नंबर तो ले आऊंगी 200 में से, जबकि 2 साल हो गए हैं मेंस लिखे हुए। तो इतना अभ्यास कीजिए सर। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी रहे, मेरा मेंस इतना अच्छा हो कि इंटरव्यू के मार्क्स इररिलेवेंट हो जाएं। तो बिल्कुल बिल्कुल ये भी मैंने अपने लिए ध्येय बनाया था। जी बड़ा अच्छा आपने बोला। और देखिए कड़ी बात, एक पुरानी बात कही जाती है, कहावत है, जिसको हम सीख भी सकते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होय सुजान, और रस्सी आवाज जाते सिल पर पड़त निशान। इतना कॉन्फिडेंस कह रही है कि 2 साल पहले मेंस लिखा था, तो मुक्ता राव जी ये कह रही थी कि कितना सिंपल सा मैथ, अब भी आएगा तो लिख दूंगी। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने लेखन से आ जाना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस से आ जाना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस ने आपको कमाल करके दिखाया और आपको फर्स्ट रैंक दिलाई। बहुत बहुत मेरा अंतिम प्रश्न, क्यों ज्यादा मैं समय आपका नहीं लूंगा, कोई खास मैसेज 3 तरह के स्टूडेंट के लिए मैं बात करूंगा आपसे। एक तो जो फ्रेशर हैं, एक जो सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए करना नहीं चाहिए, ऑलरेडी हाउस वाइफ हैं या जॉब पर हैं, उनके लिए। एक तीसरा उनके लिए जो सिविल सर्विस में काफी ट्राई कर चुके हैं और ट्राई करने में काफी निराश हो चुके हैं, 1-2 बार दे चुके हैं, सफलता हासिल नहीं हो रही। तो इन तीनों एस्पिरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? सर सबसे पहले जो आपने कहा कि बिल्कुल नए एस्पायरेंट्स, उनको क्या मैसेज है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये पीस ऑफ केक नहीं है। ओके अपना बहुत बड़ा मन, दृढ़ निश्चय करके आइए कि आपको इस सर्विस में खुद को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी के लिए काम करने के लिए आगे आना है। और जितनी बाधाएं आएंगी वो सब छोटी होंगी, मैं सबको लात मार के भगा दूंगा या भगा दूंगी। मैं हार नहीं मानूंगा, इस एग्जाम को हरा के दिखाऊंगा। इस एटीट्यूड के साथ आइए और इस एटीट्यूड को सामने पेपर पे लिख करके अपनी टेबल के सामने चिपका दीजिए और फिर तैयारी शुरू कीजिए। सिलेबस डाउनलोड कीजिए, ऑथेंटिक बुक सोर्स रेफर कीजिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि आप कैसे नोट्स बना सकते हैं, रीडिंग कैसे करनी है और राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो कीजिए। 2 साल से ज्यादा समय नहीं लगता इस एग्जाम को पास करने में, यदि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो, और आप खुद से कमिटेड या कंसिस्टेंट हैं तो। दूसरे वो कैंडिडेट्स जिनको लगता है क्या इस सही टाइम में स्टार्ट करने का, क्या मैं कर सकती या कर सकता हूँ, तो सर आप या मैडम, आपकी जो आज की परिस्थिति है उसमें आप नॉन सेलेक्टेड हैं, इसमें परिवर्तन तो कुछ होना नहीं है, ये तो है स्थिति। लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे तो आपके मन में कभी भी लाइफ लॉन्ग ये अफसोस नहीं होगा कि काश मैं तैयारी कर लेता या कर लेती तो शायद आरएएस होती या होता। तो इसका मतलब ये है कि उस गिल्ट को सबसे निकालना है। आप बनेंगे या नहीं बनेंगे ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन कोशिश करेंगे तभी तो बनेंगे, बिना कोशिश के तो कुछ होगा नहीं। तो प्लीज, बेस्ट पार्ट ये है कि आरएएस में अप्लाई करने की लास्ट एज 40 इयर्स है। वुमेन कैंडिडेट आर गिवन एक्स्ट्रा 5 इयर्स एंड ओबीसी कैंडिडेट्स आर गिवन मोर 5 इयर्स। तो प्लीज एलिजिबिलिटी देखिए, यदि आप एलिजिबिलिटी में फिट होते हैं तो आइए। जितना लेट आप एंटर करेंगे, आप ये सोचिए आपके पास लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे सफलता मिलने में मेरे एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आप तभी उत्तर कर सकते हैं जब आपने एक्सपीरियंस किया हो उनको। और विद एक्सपीरियंस आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होती है, आपकी स्टेमिना स्ट्रांग होती है, आपके लोगों से डील करने की एबिलिटी स्ट्रांग होती है, आपका पेशेंस अच्छा होता है। तो आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है। ये मत सोचिए कि मैं उम्र हो गई अब क्या करूंगा या करूंगी। इसी प्लेटफॉर्म पे इसी क्वेश्चन का जवाब देते वक्त मैं सारे जो मेरे मेल भाई लोग, बहन लोग, चाचा चाची जो कुछ भी देख रहे हैं, उन सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रतिभाएं हम सबके घरों में होती हैं।
आपकी बहू के रूप में, बेटी के रूप में, भाभी के रूप में, मामी के रूप में कोई प्रतिभा हो सकती है। यदि वो उनके मन में 1% भी ख्याल है कि मैं देना चाहती हूँ इस एग्जाम को, तो प्लीज उनको मोटिवेट कीजिए, और न केवल मोटिवेट, सपोर्ट भी कीजिए। वो अगर वो बनते हैं तो आपका, आपके परिवार का, दोनों घरों का, आपके शहर का नाम रोशन होगा और परिवार की ताकत बढ़ेगी। तो इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिमाग से निकालिए, सबको मौका दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सी स्टेज में है। कमिंग बैक टू द थर्ड काइंड ऑफ कैंडिडेट जो बहुत बार दे चुके हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैंने मेरी गलती से एक सीख ली थी कि मैंने आंसर्स लिख के नहीं देखे थे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे और रिवीजन नहीं किया था। तो ऐसे ही आपने भी कुछ गलतियां की होंगी, तो प्लीज अपनी गलतियों को इवेल्युएट कीजिए, गाइडेंस लीजिए। आई एम देयर टू हेल्प एनीवन एंड एवरीवन। आप मुझे मेल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, ऑल आर वेलकम। लेकिन लिखिए, आप इतना आगे तक बढ़ चुके हैं, आपका ज्ञान के स्तर में कोई कमी नहीं है क्योंकि आपने मेंस लिख दिया है एक बार, तो इसका मतलब पढ़े लिखे तो आप हैं। इट्स ओनली द वे ऑफ प्रेजेंटेशन द कंटेंट। तो प्लीज प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए और ये समझ लीजिए कि करो या मरो, 2021 में मुझे बनना ही है, तो आप बन जाएंगे। सीरियसली, यदि आप किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहते हैं कि आप उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा, नेचर आपको वो चीज जरूर देगी। बड़ा अच्छा, फ्रेशर के लिए पूरे जोश के साथ लगी है। और जो महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा आपने बोला कि अगर परिवार में कोई भी बनता है तो कोई परिवार का, इसमें कहते हैं ना कि महिला अगर पढ़ती है तो 2 परिवारों के सब पूरा एक पीढ़ियां पड़ जाती है, पीढ़ियां मेंटेन हो जाती हैं। और सबसे बड़ा जो फेलियर हो रहे हैं, बार बार सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा आपने बोला कि असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो और कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो बड़ा अच्छा मैम आपने डायलॉग मंच के लिए समय दिया। और डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि जो ये पूरा इंटरव्यू आपका रहा, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए और तीनों कैटेगरी जो मैंने डिवाइड की थी उन सब के लिए लाभकारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डायलॉग मंच के लिए समय देने के लिए। और पुनः हम प्रयास करेंगे कि आपसे जुड़े और दोबारा फिर कुछ और नए विषय पर। और दोस्तों, आप लोगों के लिए देखिए कितना अच्छा मैम ने इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों को बिल्कुल भटकना नहीं है, क्योंकि मैम को तो पहली बार 2 कॉटन बुक्स को मिले थे। आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आपके पास पूरी गाइडलाइन है। आप मैम के पोर्टल पर जाइए, मैम के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां से मैम से सबसे कमाल की बात यह है, मैम ने तो आमंत्रण दे दिया है कि आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ये कितना बड़ा एक सोशल एक्टिविटी मैम कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for having me here, and all the best everyone. May you achieve the goals that you have always aspired for. Thank you, sir.